हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर नंबर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन। हमने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट रूल आई थी, फॉरेस्ट एक्ट आया था, उसने किस प्रकार लोगों के जीवन को अफेक्ट किया था, प्रभावित किया था। और कैसे लोग? तो वैसे लोग जो जंगलों में रहा करते हैं, जैसे आदिवासी हो गए, ट्राइबल पीपल्स हो गए, जो जंगलों में रहते हैं या जंगल के आसपास रहते हैं, तो उन लोगों के जीवन पर उस रूल का, फॉरेस्ट एक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ेंगे कि कैसे जो फॉरेस्ट रूल आई थी, फॉरेस्ट एक्ट आई थी, उसने किस तरीके से कल्टीवेशन को अफेक्ट किया था। अभी कल्टीवेशन क्या होती है? कल्टीवेशन का मतलब खेती बाड़ी होता है। तो कैसे खेती बाड़ी को अफेक्ट किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फॉरेस्ट रूल आई थी, जो भी रूल आया था, उसने सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रभावित किया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रभावित किया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलेगा तो कहीं स्वीडन एग्रीकल्चर वर्ड यूज करेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हिंदी में स्थानांतरण की खेती बोलते हैं, मतलब शिफ्ट होना। देखिए, नाम से क्या लग रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी हर जगह, मतलब कि टाइम टू टाइम शिफ्ट करती है, जगह अपनी जगह बदलती है। अब खेती बाड़ी खुद तो नहीं बदलेंगे, जो कल्टीवेटर्स हैं जो करते हैं वो जगह बदलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। देखिए, ये एक तरीके का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सिस्टम है, ट्रेडिशनल। जैसे कि खेती बाड़ी करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो उनमें से एक तरीका क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, और ये ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं। तो ये मेनली एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में इसे किया जाता है। और मेनली घने जंगलों वाले एरिया, वैसी वैसी जगह जहाँ घने जंगल हो, भारी बारिश होती है और जो वेजिटेशन है वो रीजनरेट हो जाते हैं जल्द ही। मतलब फसल जो है उसे टाइम नहीं लगता उपजने में। तो इन सभी ऐसे जगहों पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये पहले समझते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से ही लग रहा है कि शिफ्ट करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह हम शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए, इस एग्रीकल्चर में क्या किया जाता था, एग्रीकल्चर सिस्टम में, कि जो जिस प्लॉट ऑफ लैंड को हमें कल्टीवेट करना है, उसे कुछ सालों तक उस जमीन पर कुछ सालों तक खेती की जाती थी। फिर उसे एक लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है, लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि फिर से सॉइल जो है, जो मिट्टी है, वो अपनी फर्टिलिटी को गेन कर सके, फर्टाइल हो सके फिर से। देखिए, क्या मानते थे लोग कि 4-5 साल लगातार खेती किया, 4-5 साल लगातार खेती किया, उसके बाद सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाता है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है। तो ऐसा करने के बाद क्या करते थे, 4 से 5 साल खेती की, फिर कुछ कुछ समय के लिए, लंबे अरसे के लिए, जैसे 12 से 18 साल हो गए, उसे उतने दिन तक, उतने सालों तक के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता था, ताकि सॉइल जो है फिर से फर्टाइल हो सके, जो भी मिनरल्स और विटामिन्स है वो फिर से उसमें आ जाए और अपनी फर्टिलिटी वो गेन कर सके। जब फर्टिलिटी आ जाएगी उसमें, फिर उसके बाद उस पर खेती बाड़ी किया जाएगा, कल्टीवेशन किया जाएगा। तो यह था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चलिए देखते हैं कि इसे किया कैसे जाता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो देखिए, मैंने बोला कि घने जंगलों वाले एरियाज में इसे परफॉर्म किया जाता है। तो लोग क्या करते थे कि जो जंगल होते थे उसे काट देते थे, एक जंगल का एक हिस्से को काट दिया करते थे, और काटने के बाद उसे जला दिया करते थे। कटाई हुई जंगल की, फिर उसे जलाया गया। तो जलाने के बाद क्या बचेगा? हमारे पास राख, एसेस बचते थे। तो क्या होता था कि जब जंगल को काटा गया, जलाया गया, उसके बाद जो राख बचे, और जैसे ही पहली बारिश होती थी, पहला मानसून होता था, उसके बाद क्या हुआ कि बारिश हुई तो मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो थोड़ी गीली हो जाती थी। तो उसी राख में जो सीड्स हैं, बीज हैं, उस बीज को बोए जाते थे, उसी राख में बीज को बोए जाते थे। और अक्टूबर नवंबर के महीने में फसल की कटाई कर दी जाती थी। देखिए, मानसून कब आता है? मानसून आता है जून जुलाई के महीने में। तो उस जून जुलाई के महीने में क्या किया गया कि सीड्स को, यानी बीज को ग्रो कर दिया गया, बो दिया गया। और फिर जब वो फसल, मतलब अक्टूबर नवंबर में वो फसल बन जाती है, अच्छे से उपज हो जाती है उसकी, और अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई कर दी जाती थी, हार्वेस्ट कर दिया जाता है।
देखिए लोग जो है ऐसा 4 से 5 साल करते हैं, 4 से 5 साल लगातार इस तरीके से मतलब यही प्रोसेस अपनाते थे, काटो जंगल को, जला दो, फिर ग्रो करो, फिर नवंबर में काट दो। तो 4 से 5 साल इस प्रैक्टिस को किया, फिर उसके बाद उस जमीन को छोड़ दिया करते थे, यानी एक ही जमीन के एक टुकड़े पर 4 से 5 साल ऐसा करके खेती करके फिर उसे 12 से 18 साल तक के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता था? ताकि फिर से वो जंगल में कन्वर्ट हो जाए। जैसा हमने देखा, जंगल को जलाया गया, मतलब काटा गया, जलाया गया, पहले बारिश के बाद उस राख में सीड्स को बो दिया गया, सीड्स को ग्रो कर दिया गया। अब अक्टूबर नवंबर के महीने में कटाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सीड्स को बो देंगे और छोड़ देंगे 12 से 18 साल के लिए, ताकि वो फिर से जंगल में कन्वर्ट हो सके। और जब जंगल में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर से आकर उस जंगल को सेम वही करेंगे, काटेंगे, जलाएंगे, फिर से खेती करेंगे। तो यह सिलसिला जो है वह चलते जाता है, चलते जाता है। तो इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि एक जमीन का टुकड़ा पर किया, फिर 12 से 18 साल के लिए जो छोड़ा जाता है, तो उस टाइम पीरियड के बीच में क्या करेंगे, तो वो उस जमीन के टुकड़े को छोड़कर नए टुकड़े पर चले जाते हैं। देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझिए, जैसा प्लॉट 1, प्लॉट 2, प्लॉट 3 है, तो पहले क्या किया जाएगा कि प्लॉट 1 पे खेती बाड़ी की जाएंगे। 4 से 5 साल सारे जो भी प्रोसेस है 4 से 5 साल तक हम करेंगे, फिर मान लीजिए छोड़ देंगे 12 से 18 साल के लिए। तो 12 से 18 साल तक के लिए जो छोड़ा गया, तो उस बीच में क्या करेंगे, तो उस बीच में दूसरे प्लॉट पर हम खेती बाड़ी करेंगे। फिर सेम यहाँ भी वही, इसे भी छोड़ दिया जाएगा, फिर तीसरे पर आएंगे, फिर तीसरे पर भी सेम प्रोसेस किए जाएंगे, और फिर बाद में आएंगे प्लॉट 1 पे। तो जो छोड़ा गया, तो पहले जहाँ हमने किया था खेती बाड़ी, तो एक अच्छा टाइम पीरियड था कि पेड़ जो है जंगल ग्रो कर जाएंगे, फिर आकर फिर जंगल को काट देंगे, और फिर काटने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये साइकिल जो है हमारा कंटिन्यू होते रहता है। तो इसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, मतलब सिर्फ सिंगल वैरायटी के नहीं, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। अब क्यों? क्योंकि देखिए लोग मानते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, अपने फर्टिलिटी खो बैठता है सॉइल। तो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप्स को यदि हम ग्रो करेंगे, तो उसे ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलिटी चाहिए, उतना विटामिन्स, उतने मिनरल्स चाहिए। यदि उतने विटामिन्स, उतने मिनरल्स उसे नहीं मिले, तो अच्छे से उपज नहीं होगी उसकी। तो इसीलिए क्या किया जाता था कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर दी जाते थे। अच्छी फसल, जिसको जितना मिनरल्स, विटामिन्स चाहिए, वो उतना वापस अपने से, मतलब कि जमीन से, मिट्टी से ले लेगा और ग्रो करेगा। और एक रीजन और भी है कि लोग ज्यादातर डिपेंडेंट होते थे, आश्रित होते थे मतलब कि फॉरेस्ट पर। अब लोग क्या दर बदर भटकते रहेंगे अपने चीजों के लिए, तो जो भी उनके डेली यूज के जो भी चीजें, दाल, चावल, गेहूं, जो भी चीजें, वो सब एक जगह ग्रो कर लेते थे कि जितना भी हो सब चीज हमें यहीं से मिल जाएगा, इधर उधर क्या जाए हम लेने के लिए। तो यह भी एक रीजन था शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने का। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लोकल एरियाज में अलग अलग नेम है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में लैडिंग, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन और तवी, और श्रीलंका में चीना कहा जाता है। ये इसके लोकल नेम्स है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे लोकल्स नेम है, जैसे जैसे प्लेस बदलेंगे वैसे वैसे इसके नेम्स भी चेंजेस होंगे। जैसे कि दैया, पोडू, झूम, कुमड़ी, ये सब नाम है, आपके बुक में और भी दिए होंगे, आप पढ़ लेना उसे। और देखिए जो क्रॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ग्रो किए जाते हैं वह मिलेट्स, मैन्योक, मेज, बीन्स, ये सब ग्रो किए जाते हैं। ये तो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देखते हैं कि जो फॉरेस्ट रूल आई थी उसने किस प्रकार कल्टीवेशन को अफेक्ट किया था, स्पेशली शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। देखिए जो गवर्नमेंट थी, यूरोपियन गवर्नमेंट थी, उसने क्या कहा, उसने रीजन दिया ना कि जो लैंड यूज किए जाते कल्टीवेशन के लिए, उसके हर एक कुछ सालों तक ही ना, 4 से 5 साल हम उसे यूज करते फिर छोड़ देते हैं। तो वो जो यूज किए जाते हैं, तो उसमें हमें गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर नहीं मिल पाएगा। जैसे कि रेलवे बनाने के लिए, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए जैसे क्वालिटी के वुड चाहिए, वैसी लकड़ियां हमें नहीं मिल पाएंगी। दूसरा, ये तो पहला था। और फिर दूसरा बोला कि जैसे चांसेस है कि जो आग की लपटें हैं, चिंगारी है, वह अच्छे टिम्बर, मतलब कि अच्छे फॉरेस्ट वाले एरिया को जाकर, जहाँ अच्छी क्वालिटी के वुड मिलते हैं, लकड़ियां मिलती हैं हमें, उसे जला दे, तो क्या होगा, हमारा ही लॉस होगा। देखिए जैसा हमने देखा था कि 12 से 18 सालों तक के लिए छोड़ दिया जाता है।
अब छोड़ने के बाद फिर से आकर फिर से जंगल बन गया, फिर से उसकी कटाई कर देंगे। तो इसमें क्वालिटी, जो वुड की क्वालिटी है, जो हमें रेलवे स्लीपर्स बनाने में चाहिए, वैसी क्वालिटी नहीं मिल पाती थी। और जैसा कि जलाया जाता है, तो जलाने में क्या होता है कि हवा, मान लीजिए हवा से चिंगारी उड़कर, यदि मान लीजिए कोई अच्छे अगल बगल में, मान लीजिए जहाँ पर अच्छा, मतलब वैसे एरिया जहाँ पर अच्छे ट्री ग्रो किए हैं, जहाँ की जिसकी वुड क्वालिटी अच्छी हो, वैसे जगह पर चली गई, तो ये जंगल तो नष्ट होगा ही होगा, साथ में साथ वो भी हो जाएगा नष्ट। तो क्या है कि हमें अच्छी लकड़ियां नहीं मिल पाएगी। और एक सबसे बड़ा कारण कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में डिफिकल्टीज आ रही थी, परेशानी हो रही थी। अब कैसे? जो कल्टीवेटर्स है, आज कभी यहाँ तो कभी वहां तो कभी कहीं और, तो जगह बदल रहे हैं ना, तो जगह बदल रहे, तो गवर्नमेंट को रिकॉर्ड रखने में परेशानी हो रही थी। इसीलिए इन्हीं सब कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। अब जैसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन हो जाती है, तो उस जो भी डिपेंडेंट थे, जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, तो उनके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, बहुत से लोगों को क्या करना पड़ा कि उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, जो जंगल में जहाँ भी रहा करते थे वो छोड़ के दूसरे जगह पर चले गए, यहाँ नहीं तो कहीं और करेंगे, कहीं और मिल जाए। बहुत से लोगों को तो ऑक्यूपेशन चेंज, जो अपना पेशा था वो चेंज करना पड़ा। क्यों? देखिए, लोग, बहुत से ऐसे लोग हुआ करते थे जो सिर्फ खेती बाड़ी जानते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी था हमारा, एग्रीकल्चर पे लोग ज्यादा डिपेंडेंट थे। तो अब खेती बाड़ी पर ही बैन लगा दिया गया। अब उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं आता, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलावा कुछ नहीं आता। तो अब वो जीवन जीना है, जीवन जीने के लिए कोई और काम करेंगे, तो कहीं कोई फैक्ट्री में चला गया, या फिर जिसको जो काम मिला वो वहां चला गया, तो उनके ऑक्यूपेशन में चेंजमेंट आए। बहुत से लोगों ने तो विद्रोह भी किया, गवर्नमेंट की इस बात को नहीं माना। हालांकि गवर्नमेंट पावरफुल थी, तो क्या होगा, पावरफुल है तो जीत किसकी होगी, गवर्नमेंट की ही होगी। तो फिर आप लाख कोशिश कर लो, आपको बात तो माननी पड़ेगी गवर्नमेंट की, आप रोकर मानो या फिर हंसकर मानो। तो यह था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और किस तरीके से फॉरेस्ट रूल ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अफेक्ट किया। देखिए, इस टॉपिक में पॉइंट, हर एक पॉइंट, मतलब यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आती है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो पॉइंट वाइज पूरा आंसर। कोशिश करना कि जैसा यहाँ पे मैंने एक इमेज चार्ट बनाकर आपको शो किया है, हर एक क्वेश्चन को ऐसे चार्ट बनाकर शो करने की कोशिश करना। इससे क्या होता है, क्लैरिटी आएगी आप में, क्लैरिटी रहेगी, आंसर्स में भी आंसर्स जो है वो क्लियर रहेंगे, तो मार्क्स भी थोड़े अच्छे मिलते हैं। तो यह था शिफ्टिंग कल्टीवेशन और इसका फॉरेस्ट रूल का इम्पैक्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।